हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज ट्रांजिशन एलिमेंट का सेकंड लास्ट मतलब लेक्चर 6 का वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आज ट्रांजिशन एलिमेंट, कल केमिकल काइनेटिक्स, परसों बीएससी थर्ड ईयर का आगे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। क्योंकि 3 क्लास की जिम्मेदारी है तो थोड़ा समय दो यार, क्योंकि रोज़ बना के अपलोड करना समझ ही रहे हो, नेट की प्रॉब्लम। बात समझ में आ रही है। तो आज हम ट्रांजिशन एलिमेंट का लेक्चर 6 का वीडियो पढ़ेंगे, जिसमें हम 11वीं प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। केवल आज एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है फॉर 12th क्लास, फॉर बीएससी सेकेंड ईयर, स्पेशली फॉर जैम, फॉर नेट, फॉर आईआईटी, जो भी व्हाटएवर। ठीक है, तो आज एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, नोट्स आप वहाँ से लिख लेना कॉपी में, लेकिन आज का वीडियो समझो, थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा क्या है, कॉन्सेप्ट है, समझो बात को। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब मैग्नेटिक, 11वीं प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, बड़ा है, आसान बहुत है, केवल समझना है। मैं फिर कह रहा हूँ, आज कल बनाऊंगा केमिकल काइनेटिक्स, परसों रहेगा बीएससी थर्ड ईयर, फिर बीएससी सेकेंड ईयर, फिर 12th, फिर बीएससी थर्ड ईयर, ऐसे ऐसे डिसकंटिन्यू होता। ठीक है, अब देखो, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर यहाँ पर सब्सटेंस को हम 2 पार्ट में क्लासीफाई करेंगे। सॉलिड स्टेट में एंटी फेरो, कई प्रकार का आप देख सकते हो, लेकिन हमको वहाँ ये सब नहीं पढ़ना है। यहाँ पर एक होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये सब डेफिनेशन यूपी बोर्ड में भी आता है, यूपी बोर्ड में भी आता है और बीएससी में भी आता है। और दूसरा है डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस। केवल आपको वीडियो देखना है, नोट्स में सब कुछ उपलब्ध है। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वह सब्सटेंस होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या होता, अट्रैक्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अट्रैक्टेड बाई, बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वह सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिज्म। यही लिखने के लिए आता है, डिफाइंड पैरामैग्नेटिज्म। तो परिभाषा क्या होती है कि वह सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा आकर्षित या अट्रैक्ट किए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, और इस बिहेवियर को क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिज्म। क्लियर हो रहा है। अब देखो, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन कौन होंगे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या पैरामैग्नेटिक एलिमेंट वह होगा जिसमें 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब वह सब्सटेंस जिसमें एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ये तो मालूम है ना, पेयर अनपेयर्ड, एक या एक से ज़्यादा क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वह क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये 3 पॉइंट याद है, सब लिखा हुआ नोट्स में। तो वह सब्सटेंस विच इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, एंड दिस बिहेवियर इज नोन एज paramagnetism. And paramagnetic substance are those substance which contain 1 or more unpaired electron. Is that clear? यहाँ पर आओ, those substance which is repelled by, प्रतिकर्षित, repelled by magnetic field, which is repelled by magnetic field called diamagnetic substance. समझ में आ रहा है। And this phenomenon is known as diamagnetism. This phenomenon क्या बोलते हैं, diamagnetism। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पैरामैग्नेटिज्म। तो diamagnetic substance वह होगा contain only
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे। इसमें एक या एक से ज़्यादा अयुग्मित होंगे, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, तो वह क्या कहलाएगा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, कुछ है नहीं इसमें। सॉलिड स्टेट में भी पढ़ाया हूँ मैं, डिटेल पढ़ाया हूँ। नोट्स आपको पूरा बीएससी के लिए, इंटर के लिए मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, ठीक है। मिटाऊँ मैं आगे। अब देखो प्लीज़ बेटा आज का वीडियो पूरा देखना, थोड़ा सा भी ट्विस्ट होगा आगे समझाने के लिए। अब देखो, ठीक है, अब ध्यान दो, ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, ध्यान देना, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट सो पैरा मैग्नेटिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट क्या शो करते हैं, पैरामैग्नेटिज्म। मतलब यहां पर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा सब्सटेंस होगा, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस डायमैग्नेटिक होता है लेकिन कम होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्यों, बिकॉज इट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1d सबसेल। n-1d सबसेल एग्जाम्पल देख लो यार, बहुत सिंपल है। स्कैंडियम 21 होता है 3d1 4s2, n-1d में 1 2 3 4 5, एक अनपेयर्ड है। 22 देख लो 3d2 4s2, 1 2 2, यहाँ कितना है, 2 अनपेयर्ड। समझ में आ रहा है। यहाँ देखो जिंक लास्ट में आता है, जिंक क्या होता है 3d10 4s2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड हैं। तो यह क्या हो गया, डायमैग्नेटिक, यह क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। क्लियर हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट, मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बिकॉज इट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1d सबसेल। चाहे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो 2 हो 3 हो, चाहे जितना भी हो, अनपेयर्ड होना चाहिए। क्लियर है। अब देखो छापना तरफ में छापते चलो, बोले आगे। अब देखो, अब थोड़ा समझो, अब थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल टर्म आएगा जो आपको समझना है। ये सब तो हलवा था। क्या है, जो पैरामैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है किसी भी सब्सटेंस का, ध्यान देना, किसी भी सब्सटेंस का मैग्नेटिक बिहेवियर, एमबी मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्रेस करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। किस में एक्सप्रेस करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट में। और मैग्नेटिक मूवमेंट को एक्सप्रेस करते हैं बोर्स मैग्नेटॉन। किस में एक्सप्रेस करते हैं, बोर्स मैग्नेटॉन। बुक में लिखा जाता है बीएम। तो बीएम मतलब ब्रांच मैनेजर मत समझ लेना, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। किसी भी सब्सटेंस का मैग्नेटिक बिहेवियर हम एक्सप्रेस करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, और मैग्नेटिक मूवमेंट का जो यूनिट होता है या जिसको एक्सप्रेस करते हैं वह बोर्स मैग्नेटॉन में करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीएम। और 1 बीएम कंपटीशन के लिए है, 1 बीएम इज इक्वल टू 1 बोर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू EH/4 पाई EMC। 1 बोर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू कितना होता है, EH/4 पाई EMC। ठीक है। E इज इक्वल टू क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, आपको मालूम है। H इज इक्वल टू क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये सब पढ़े होगे 11th में, बीएससी फर्स्ट ईयर में। प्लैंक कांस्टेंट, पाई मालूम है 4 है। M इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड C इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सब मालूम है आपको। तो 1 बोर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू क्या होता है, EH/4 पाई EMC। क्लियर हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी सब्सटेंस का जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वह मैग्नेटिक मोमेंट में एक्सप्रेस किया जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट को किस में एक्सप्रेस किया जाता है, बोर्स मैग्नेटॉन BM, एंड 1 BM इज इक्वल टू EH/4 पाई EMC। ये सब मैंने लिख दिया है।
क्लियर है। अब थोड़ा और अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक है। मिटा इतना। अब बातों को ध्यान से सुनिएगा। किसी भी इलेक्ट्रॉन का, बहुत ध्यान सुनना ये बात, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एटम में जो मोशन होता है, जो मोशन होता है वह मोशन दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑर्बिटल मोशन, एक क्या होता है ऑर्बिटल मोशन, और एक क्या होता है स्पिन मोशन। मैं ये पढ़ाया हूँ फर्स्ट ईयर में क्वांटम नंबर में, ये क्वांटम केमिस्ट्री ही है, ठीक है। थोड़ा डिटेल थर्ड ईयर की चीज़ मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन का एटम में जो मोशन होता है वह दो प्रकार का होता है। एक को मैं बोल रहा हूँ कि ऑर्बिटल मोशन, और एक को मैं क्या बोल रहा हूँ स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन क्या होता है, अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ गति करता है, पढ़े हो, उसको हम क्या बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। एंड मूव्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपने अक्ष पर भी घूमता है, इसको हम क्या बोलते हैं स्पिन। अरे यार पढ़े नहीं होगे। ये मान लो न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है ऐसे भी घूमता है तो इसको ऑर्बिटल मोशन कह रहे हैं, और ये अपने एक्सिस पे घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं स्पिन मोशन। ये OM मतलब क्या हो गया ऑर्बिटल मोशन, और SM मतलब क्या हो गया स्पिन मोशन। समझ में आ रहा है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का एटम में जो मोशन होता है वह दो प्रकार का होता है। फर्स्ट वन इज ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन, और जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं स्पिन मोशन। इतना समझ में आ रहा है। अब देखो एक एक पॉइंट को मैं अलग समझा रहा हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पर दो मोशन हम शो करेंगे। फर्स्ट वन इज स्पिन मोशन एंड सेकेंड वन इज ऑर्बिटल मोशन। इज दैट क्लियर। और देखते हैं। तो ध्यान सुनो। तो किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी एलिमेंट का या किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है वह दो प्रकार से होता है। एक होता है ऑर्बिटल मोशन, एक क्या होता है ऑर्बिटल मोशन, और दूसरा क्या होता है स्पिन मोशन। मतलब इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन दोनों शो करेगा तभी वह सब्सटेंस क्या शो करेगा मैग्नेटिक बिहेवियर, और जब मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा तो उसका क्या होगा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। बोलो। तो याद रखिएगा, तो किसी भी सब्सटेंस या किसी भी एटम या एलिमेंट का जो मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक बिहेवियर होता है ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन देखो कैसे। म्यू इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, यस मतलब स्पिन मोशन, यल मतलब ऑर्बिटल मोशन, इज इक्वल टू होता है 4s इंटू s प्लस 1 प्लस यल इंटू यल प्लस 1। क्या मैं कह रहा हूं म्यू एस एल मतलब ड्यू टू स्पिन मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन अंडर रूट 4s इंटू एस प्लस 1 प्लस यल इंटू यल प्लस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। मतलब यहाँ पर किसकी वजह से हो रहा है स्पिन मोशन की वजह से हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है ऑर्बिटल मोशन की वजह से हो रहा है। ठीक है। अब ध्यान दो। लेकिन हर केस में या समझो, लेकिन हर केस में या 3D सीरीज में, हर केस में या 3D सीरीज में जो यल की वैल्यू हो जाती है वह जीरो हो जाती है। यल की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है। तो जीरो होने का मतलब क्या है कि म्यू एस इज इक्वल टू अंडर रूट 4s इंटू एस प्लस 1। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट इज ड्यू टू ओनली स्पिन मोशन नॉट ऑर्बिटल मोशन। तो 3D के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट की जो वैल्यू होती है वह केवल किससे होती है स्पिन मोशन से होती है, न कि ऑर्बिटल मोशन से। अभी बता रहा हूँ ऐसा क्यों।
ऑर्बिटल मोशन से, ठीक है। तो यह बीएससी में पूछ चुका है कि व्हाट मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर 3D 4D और 5D के बीच में क्या बेसिक अंतर है। मैं समझा रहा हूँ 3D 4D और 5D। 4D और 5D में जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वह ऑर्बिटल मोशन से भी होता है और स्पिन मोशन से भी होता है। मतलब L की वैल्यू 0 नहीं होगी, न ही S की वैल्यू 0 होगी। मतलब यहाँ पर दोनों की मोशन कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन 3D में क्या हो रहा है, ऑर्बिटल मोशन की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। क्यों, ध्यान देना, 3D का साइज क्या होगा, 3D एलिमेंटों का साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो स्मॉल साइज होगा तो D इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह रिस्ट्रिक्टेड मोशन शो करते हैं। मतलब उनका मोशन रिस्ट्रिक्ट मतलब रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि साइज छोटी होती है और साइज छोटी होने से 3D का जो इलेक्ट्रॉन होता है वह बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने का प्रयास करता है, क्योंकि सेल की संख्या क्या होती है, कम होती है और न्यूक्लियस अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट किया रहता है। तो साइज छोटा होने की वजह से जो उसका ऑर्बिटल मोशन होता है वह करीब करीब रुक जाता है या 9 के बराबर होता है या रिस्ट्रिक्टेड मोशन होता है। इस नाते L की वैल्यू क्या कर रहे हैं, 0 ले रहे हैं और केवल किसकी वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, स्पिन वैल्यू। लेकिन 4D 5D या F ब्लॉक के जो एलिमेंट है जिसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, उनकी साइज बड़ी होती, नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाते हैं। तो नंबर ऑफ सेल जब बढ़ते जाएंगे तो वहां पे L की वैल्यू भी कंसीडर करते हैं और S की वैल्यू भी कंसीडर करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, देखो एक चीज होता क्या है, हुआ क्या था, ये लाइन मिटाओ, मैं थोड़ा समझो। 3D में L को क्यों 0 लेते हैं, क्योंकि साइज छोटा होने की वजह से ऑर्बिटल मोशन क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड मतलब रुक जाता है। केवल स्पिन मोशन ही क्या होता है, कंसीडर होता है। जैसे मान लो स्कैंडियम 3+ का हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला 1.73 आता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके। कब किया गया, जब केवल कंसीडर किया गया क्या, स्पिन मोशन को कंसीडर करके किया गया। लेकिन जब स्कैंडियम 3+ का स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन दोनों को कंसीडर किया गया तो म्यू की वैल्यू 1.73 नहीं आया, कुछ और आया, ठीक है। अब देखो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ही सही होता है, थ्योरेटिकल वैल्यू सही होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से थ्योरी आती है, न कि थ्योरी से एक्सपेरिमेंट आता। क्लियर हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1.73 आया कब, जब हमने स्पिन मोशन को कंसीडर किया तब, ठीक है। लेकिन जब हमने दोनों को, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन को कंसीडर किया तो म्यू की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच नहीं की, डिसमैच हो गया। अब देखो यह दोनों मोशन क्या हाइपोथेटिकल फिनोमिनन है, तो हाइपोथेटिकल गलत हो सकता है लेकिन एक्सपेरिमेंटल गलत नहीं हो सकता है। तो यही माना गया कि भैया L की वैल्यू जब 0 कर रहे हैं तब जब स्पिन मोशन लेकर यह वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के मैच कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा, जब हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकलता कैसे, देखो √n × n+2, यह पढ़े होगे BM बोर मैग्नेट्रॉन, n = नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर म्यू n की वैल्यू रखा गया तो म्यू की वैल्यू 1.73 आ गई। टाइटेनियम 3+ या कोई भी एलिमेंट लो, वो म्यू की वैल्यू 1.73 आ गई। ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया। अब जब इसका स्पिन मोशन लेकर कैलकुलेट किया गया तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1.73। तो स्पिन मोशन लेकर किया गया और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या कर रही थी, मैच कर रही थी। लेकिन जब इसी एलिमेंट का हम स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन दोनों को कंसीडर कर रहे थे तो म्यू की वैल्यू 1.73 नहीं आ रही थी। मतलब जब दोनों मोशन कंसीडर कर रहे हैं तो वैल्यू डिसमैच हो जा रही है। चूंकि ये हाइपोथेटिकल फिनोमिनन है, इस नाते L की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। क्लियर हुआ है, बोलो। अब 4D और 5D का साइज बढ़ता है तो वहाँ पे L की वैल्यू हम थोड़ी थोड़ी कंसीडर करते हैं। तो वहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन मोशन की वजह से भी होता है और ऑर्बिटल मोशन किसमें, 4D 5D और या ब्लॉक के एलिमेंटों में। लेकिन 3D में जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वह केवल किसकी वजह से होता है, SM मतलब स्पिन मोशन। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब देखो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं किसी भी आयन का, म्यू = n × n+2 n × n+2 BM। n = क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालते हैं, म्यू = n × n+2 BM। यूपी बोर्ड में आता है,
कौन सा आयन पैरामैग्नेटिक है, कौन सा आयन डायमैग्नेटिक है। स्कैंडियम 3+ डाया है कि पैरा है, तो म्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो पहले स्कैंडियम लिखोगे 3d1 4s2, स्कैंडियम 3+ में 3 इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, 3d0 4s0, n की वैल्यू 0 तो म्यू की वैल्यू 0, तो म्यू की कोई वैल्यू नहीं आई तो यह क्या हो गया? डायमैग्नेटिक। समझ में आ रहा है? किसी का भी निकाल सकते हो। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने आ रहा है। अब देखो थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है। देखो ऑर्बिटल मोशन को मैं 0 जो ले रहा हूँ हाइपोथेटिकल फिनोमिनन है, उसको माना गया ऐसा, इसी कारण ऐसा हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है तो मतलब यह ऑर्बिटल मोशन भी शो कर रहा है और क्या कर रहा है? स्पिन मोशन भी शो कर रहा है। तो चार्ज पार्टिकल दोनों मोशन शो कर रहा है। इस मोशन की वजह से उसमें डेवलप हो जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। उस एटम में क्या डेवलप हो जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। और ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ टाइनी मतलब बहुत छोटा सा, टाइनी मैग्नेट। किसकी तरह काम कर रहा है? एक छोटे मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। और यह छोटा मैग्नेट जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा है, जब यह छोटा मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा है तो वह उसकी तरफ क्या हो जा रहा है? अट्रैक्ट हो जा रहा है। कब? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तब। लेकिन जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, तो स्पिन मोशन वहाँ पे 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होगा, टाइनी मैग्नेट डेवलप नहीं होगा, तो वह डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ टाइनी मैग्नेट, जो किसके इक्विवेलेंट होगा? इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है यार, एट ऑर्बिट में घूम रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो इसी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। और ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ टाइनी मैग्नेट एंड दिस टाइनी मैग्नेट इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स वाई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द मैग्नेटिक बिहेवियर। क्लियर हुआ है यार? मैं यल की वैल्यू क्यों 0 ले रहा हूँ 3D के लिए? क्योंकि यहाँ पर हाइपोथेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बीच में क्या हो जाता है? डिफरेंस आ रहा था। 4D और 5D में हम यल भी लेते हैं और यस भी लेते हैं, लेकिन 3D में केवल क्या लेते हैं? यस लेते हैं। यह बेसिक डिफरेंस बीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, आज के इतना रहने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप पर जरूर पूछिएगा, क्योंकि आज का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने बताया है। समझ में आ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।